आज की जो संसद की क्लास है, संसद के कुछ वीडियोज मैंने डाल रखे हैं, जो बच्चे नहीं आए या फिर नए बच्चे हैं तो ध्यान रखना, यूट्यूब पे आप जाकर के उन सीरीज को लगा सकते हो। 4 क्लासें डल चुकी है, अभी ये 5वीं क्लास रहने वाली है। थोड़ा बताना आप मुझे संसद के बारे में, काफ़ी कुछ जानने लगे हो तुम संसद को लेकर के, ठीक है। कल हमने बात की थी संसद को लेकर कि संसद के जो अध्यक्ष, संसद की जो सदन है, लोकसभा व राज्यसभा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको किसके द्वारा चुना जाता है? उस सदन के सदस्यों द्वारा, मतलब लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लेकिन कब चुना जाएगा? हाँ, लोकसभा की प्रथम बैठक के दौरान। और प्रथम बैठक की जो तिथि है उसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और फिर उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है, तो उपाध्यक्ष को भी आपको ये ध्यान रखना है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। लेकिन उसको कब चुना जाएगा, उसकी तिथि का निर्धारण कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति आप सभी को मालूम है कि कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 व 89 के अकॉर्डिंग राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो, मतलब उपराष्ट्रपति होते हुए वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। और उपसभापति का निर्वाचन या सॉरी जो चयन होता है वो कहाँ से होता है? वहाँ की राज्यसभा के जो सदस्य है वो आपस में से मिलकर करते हैं। ये चीज़ आपने देखी। राज्यसभा की यदि बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लोकसभा की जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और लोकसभा के उपाध्यक्ष किसको? अध्यक्ष को। वैसे यदि बात करें राज्यसभा में तो सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इस वजह से उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। और जो उपसभापति होता है वो सभापति को। ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और प्रथम बैठक की मतलब प्रथम अधिवेशन जो होता है उस प्रथम बैठक की तारीख से लेकर के 5 वर्ष माना जाता है। उससे पहले भी उसको समाप्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत विघटित किया जा सकता है, मतलब लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भंग होने के बाद में क्या होता है? नए चुनाव होते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। इसका मतलब उसका कार्यकाल नहीं होता, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं? अपना पद त्याग करते हैं। इस वजह से देखा जाए तो उनका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का कितना होता है? 6 वर्ष होता है। आज हम बात करेंगे लोकसभा के अंदर जो विधायी शक्ति है, संसद की विधायी शक्ति की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर दोनों की कंडीशन क्या है, किस प्रकार की चीजें रहती है, दोनों की शक्तियों की बात करें तो संसद का मतलब क्या होता है? संसद वास्तव में विधि का निर्माण करती है, मतलब कानूनों का निर्माण करने का काम किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। और संसद जो है कौन कौन से कानूनों का निर्माण करते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं उनके पास? कौन कौन से विषय होते हैं? संघ सूची के विषय होते हैं। उस पर विधि निर्माण का अधिकार किसके पास है? संसद। केंद्र मतलब संसद के पास है ना। राज्य सूची के विषय राज्य विधानमंडल बनाएगा, इसका मतलब। तो संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का काम किसका होगा? संसद का। और यदि बात की जाए संवर्ती सूची जो होती है उसके ऊपर दोनों का। लेकिन संसद इसके अंदर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, संसद जो केंद्र की बात करूं थोड़ा ये मजबूत है केंद्र, है ना। राज्यों को थोड़ा कमजोर रखा गया है। तो यहाँ पर भी यदि मैं बात करूं कि संवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, याद रखोगे। और साथ साथ अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय कौन से होते हैं? जिस टाइम हम बात करें कि शुरुआत के अंदर संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय, 3 प्रकार के विषय बांट दिए। कुछ विषय जो है अवशिष्ट विषय के तहत रखा गया। ऐसा हो सकता है कि अवशिष्ट विषय उसे बोला जा सकता है जिन विषयों को लेकर के उस टाइम में तो वो ध्यान में नहीं थे, लेकिन भविष्य में ऐसा हो कि दोबारा कभी जीवन में इस प्रकार की आवश्यकता पड़ जाए और वो विषय आ जाए तो हम उसको किस में शामिल करेंगे? अवशिष्ट विषय। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तो इंटरनेट नहीं था उस टाइम। अब आपको पता है इंटरनेट आया है। इंटरनेट आया तो उसके साथ साथ कुछ क्राइम भी बढ़ा है। तो उस क्राइम को लेकर के जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो एक नया विषय निकल के सामने आया, तो नया विषय जो होगा वो किस में शामिल होगा? अवशिष्ट विषय, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। और कभी कभी राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना लेती है ना। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 250 के तहत तो बनाती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत ऐसा विषय जो कि राष्ट्रहित के लिए हो, मतलब राष्ट्रीय हित में यदि कोई कानून बनाना हो तो इसमें पहल जो करता है वो राज्यसभा करती है। राज्यसभा अपने जो सदस्य है उन सदस्यों के जो 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद में ये अधिकार दे सकती है संसद को कि आप कानून बनाइए। तो कभी कभी राज्य सूची के विषय भी कानून बनाया जा सकता है। आ रही बात समझ में? ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो संसद के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एक तरफ क्या? लोकसभा। एक तरफ बात करेंगे हम इसके बारे में राज्यसभा।
एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के द्वारा यदि कोई कानून पास हो जाता है फिर किसके पास जाएगा। हम साधारण बहुमत की बात करें, साधारण विधेयक की बात करें, तो उस टाइप के कानून जब होते हैं तो उसके ऊपर राज्यसभा की किस प्रकार के, अच्छा कानून जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जब कभी भी पारित किया जाता है तो साधारण विधेयक नॉर्मल कंडीशन होती है, उपस्थित व मतदान करने वाले जो लोग होते हैं, कोरम तो होना ही चाहिए, कम से कम गणपूर्ति होनी चाहिए। गणपूर्ति आपको पता है कितना होता है, 1/10, है ना, 1/10वां भाग होना चाहिए, उतने लोग होंगे तो ही क्या हो सकती है, किसी सदन की कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। अदरवाइज वहाँ के लोकसभा जो है वो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, उसको स्थगित कर देंगे। ये बात आप सभी को मालूम है, ये कंडीशन होती है। लेकिन साधारण बहुमत से की कानून पास होते हैं, कुछ होते हैं विशेष बहुमत से होते हैं जिसको हम संविधान संशोधन कहते हैं, है ना, कुछ में अंतर होता है। अच्छा, साधारण विधेयक को लेकर के हम बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर शक्तियां किस प्रकार की, थोड़ा इसके बारे में आपको जानना होगा। मान लो लोकसभा ने कानून पास कर दिया तो अब किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या कर सकता है, राज्यसभा उसके ऊपर स्वीकृति दे सकता है, मतलब वो भी पास कर दे तो क्या मिल जाएगी, स्वीकृति मिल जाएगी। राज्यसभा उसके अंदर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, ये भी कंडीशन है। और राज्यसभा उसके अंदर संशोधन कर सकता है, उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकता है, राज्यसभा के पास ये कंडीशन है, वो कर सकता है ऐसा, है ना। और साथ ही साथ वो अपने पास 6 महीने तक लगातार उसको रोके रख सकता है। अच्छा, ऐसा होता है जब 6 महीने तक लगातार रोके रखे, है ना, तो फिर इसका मतलब दोनों सदनों के बीच में एक गतिरोध आ जाता है, डेडलॉक जिसको हम कहते हैं। गतिरोध की स्थिति में क्या होता है, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है। अनुच्छेद 108 के तहत उन दोनों की क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदनों को एक साथ बुला लिया जाता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है ना, वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अनुच्छेद 118 जो 4 है उसके तहत क्या करेगा, वो अध्यक्षता करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा इसमें दे, लोकसभा ताकतवर ज्यादा हो जाएगी उस टाइम, राज्यसभा कमजोर हो जाएगी। वजह इसलिए क्योंकि साधारण विधेयक से किसी कानून को पास करना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना। तो फिर दोनों जब एक साथ बैठे हैं तो राज्यसभा की जनसंख्या, संख्या सॉरी, राज्यसभा की संख्या जो है वो क्या है, कम है, लोकसभा की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब जिसका बहुमत ज्यादा होगा, इसका मतलब अपने आप ही क्या होगा, उसके अनुरूप पास होगा। तो यहाँ पे सुदृढ़ है कौन, लोकसभा। राज्यसभा क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा संयुक्त बैठक बुला करके कई बार इस प्रकार की जब गतिरोध होता है तो उसको सही किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो। और इस हिसाब से संयुक्त बैठक की यदि बात करें तो भारत में अब तक 3 संयुक्त बैठक हो चुकी है, संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना। 1961 के अंदर, 1961 की यदि बात करें तो उसमें कंडीशन थी दहेज, है ना, निषेध अधिनियम को लेकर के, पहले 1961 के अंदर। फिर उसके बाद में हम बात करें 1978 के दौरान ये बैंक विधेयक से संबंधित था। और उसके बाद 2002 के अंतर्गत जिसको हम बोलते हैं आतंकवाद निवारक अधिनियम के तहत 3 प्रकार की बैठक हुई है, संयुक्त बैठक हुई है। और तीनों ही संयुक्त बैठक के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो कि तीनों ही संयुक्त बैठक के अंदर भाग ले चुका है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, बड़े गर्व से नाम भी लेते हैं उनका, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। तीनों ही संयुक्त बैठक में वो भाग ले चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। तो कंडीशन समझ गए। इसका मतलब इस आधार पे आप देखते हो तो लोकसभा ताकतवर है राज्यसभा से, हरी बात समझ में। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि धन विधेयक को लेकर के, धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक के तौर तरीकों की यदि बात करें तो लोकसभा जो है धन विधेयक के अंदर भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि धन विधेयक लाया कहाँ पे जाता है, सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है। और कोई धन विधेयक है या नहीं हो, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, राज्यसभा में वो धन विधेयक पास करवाने के लिए ले जाया जाता है तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकता है, उसके बाद उसके पास कोई शक्ति नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो सिफारिश के लिए रोक सकता है, कितने टाइम तक, 14 दिन। 14 दिन के बाद में लोकसभा के अनुरूप ही उसको पास कर दिया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ कंडीशंस है। तो राज्यसभा की जो शक्ति है थोड़ी कमजोर है लोकसभा से, थोड़ा ये ध्यान रखना। फिर हम समान शक्तियों की बात करेंगे, जहाँ संविधान संशोधन की बात होती है तो किस प्रकार की शक्तियां रहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लिख लो, लोकसभा के अंदर लिखो, लिखो संसद का मुख्य कार्य, संसद का मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना है। विधि का निर्माण करना है, संसद का मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना है तथा संसद के द्वारा संघ सूची, समवर्ती सूची
व अवशिष्ट विषयों साथ ही साथ विशिष्ट परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पे भी कानून बना लेता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है सीखना। ये विधायी शक्ति पढ़ रही है, ध्यान रखना थोड़ा। शक्तियों की बात करें तो कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। अब राज्यसभा क्या करेगा? यदि लोकसभा द्वारा पारित हो जाए कोई विधेयक तो राज्यसभा के पास क्या क्या शक्ति है? वो स्वीकृति प्रदान कर सकता है, उसके मन में है तो वो स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। वो स्वीकृति को लेकर के उसमें कुछ संशोधन करना हो तो वो संशोधन भी कर सकता है, और वो चाहे तो उसको अपने पास 6 महीने तक रोक के रख सकता है। फिर गतिरोध होगा तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या होगा? संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाएगा, इसका मतलब उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा पलड़ा जो भारी होता है वो किसकी तरफ होता है? लोकसभा, क्योंकि संख्या ज़्यादा किसकी है? लोकसभा की। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? 3 बार। तीनों में ही एक व्यक्ति जो कि बार बार भाग ले रहा है, जो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए लिखो। हाँ, विधायी शक्ति बढ़ेंगे हम, उधर भी विधायी शक्ति चलेगी। समझ तो आ रहे? कोई क्वेश्चन? लिखो फिर। हाँ हाँ, विधायी शक्ति है। और बस ठीक है, विधायी शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लिखो, लोकसभा द्वारा पारित, इधर लिखना राज्यसभा में, लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक पर राज्यसभा द्वारा, पहला पॉइंट लिखना, राज्यसभा द्वारा क्या किया जा सकता है? स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। पहला पॉइंट है इसमें, स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, स्वीकृति प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है। और साधारण विधेयक को लेकर के क्या होगा? उसमें संशोधन करना हो तो संशोधन भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट लिखना, विधेयक को लेकर संशोधन भी किया जा सकता है। चौथा पॉइंट लिखना, विधेयक को राज्यसभा द्वारा अपने पास 6 माह तक रोका जा सकता है।
6 माह तक रोका जा सकता है। बता लिया ये, इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं, तुम इसके नीचे लिखते रहना। देखो इसके पश्चात मतलब यदि 6 माह तक रोका जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद में गतिरोध आ जाएगा दोनों में, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों को एक साथ एक जगह बुला लेगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है ना। जब प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, किसके तहत, लोकसभा के तहत। इसका मतलब लोकसभा में संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब, और लोकसभा के द्वारा ही शासन का संचालन ढंग से हो रहा है, इसका मतलब सरकार तो है लोकसभा से बन रही है ना, थोड़ा ये भी ध्यान रखना। तो वहाँ मंत्रिपरिषद है, वो राष्ट्रपति को क्या करेगी, बोलेगी तुझे ऐसा काम करना है, तुम्हें सॉरी है ना, महामहिम, तो उनके द्वारा काम करना है। हाँ, किसने, ऐसे कैसे इनकार किया जा सकता है, संविधान में उल्लेख है, संयुक्त बैठक के लिए इनकार कैसे किया जा सकता है। स्वीकृत, हाँ वो रोक के रखे 6 महीने तक, फिर हो सकता है। हम मना कर दे इसका मतलब, तो फिर यहाँ तो उसकी स्थिति तो मजबूत है, यहाँ मना कर सकती है वो। गतिरोध का मतलब ये होता है कि 6 महीने तक लगातार कंटिन्यू रोक लिया उसने और कुछ बोल ही नहीं रहा। जब नहीं बोल रहा इसका मतलब फिर राष्ट्रपति एक्शन लेगा उसके ऊपर, फिर 108 के तहत बुलाएगा। हाँ, यदि वो मना कर रहा है तो फिर वो समाप्त हो जाएगा, वहीं समाप्त हो जाएगा, ये कंडीशन है। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास कंडीशन है, राज्यसभा भी क्या करेगा, साधारण बहुमत से उसको पास करने की कोशिश करेगा, तो स्वीकृति मिल जाएगी, तो राष्ट्रपति के पास जाकर के उस पर वो मोहर लग जाएगी, अधिनियम बन जाएगा। यदि राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही, मना कर रही है, तो क्या दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि राज्यसभा के अंदर आपका बहुमत नहीं है, तभी हो रहा है ऐसा, होता है ऐसा, पर लगभग हो जाता है, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, मुसीबत आती है कहाँ, जब संविधान संशोधन होता है, वहाँ मुसीबत होती है, सबसे ज़्यादा समस्या वहाँ आती है। संविधान संशोधन में स्थितियां दोनों की बराबर होती है, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत से, उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यदि वो पास न करे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों को बुला ले, ये सिस्टम वहाँ नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान में रखें। लिखो राज्यसभा में लिखो, देखो इसके पश्चात दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों को लेकर संयुक्त बैठक का आयोजन करवाया जाता है। आयोजन का मतलब समझ लेना, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ इसको, कि एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है दोनों सदनों में, ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट लिखो, लिखो अब तक भारत के संसदीय इतिहास में में 3 बार संयुक्त बैठक आहूत की जा चुकी, आहूत की जा चुकी। कब कब तो लिख लेना। सबसे पहले लिखो 1961,
1961 के अंदर पहली बार। दहेज निषेध विधेयक लिख सकते हो। दूसरा 1978 में, 78 बैंकिंग सेवा अधिनियम। और तीसरा है 2002 में। आतंकवाद निवारक अधिनियम। नया स्टार लगा के लिखना, अटल बिहारी वाजपेयी, इसके नीचे लिख लेना। लिख लोगे? हाँ, उतारो पहले इसको। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र भारतीय नेता है अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र भारतीय नेता है जिन्होंने जिन्होंने तीनों संयुक्त बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र भारतीय नेता है जिन्होंने तीनों संयुक्त बैठक में भाग लिया था। साफ कर दूं? राज्यसभा में लिखना। नेक्स्ट आगे लिखो, स्टार लगा के नेक्स्ट लिखना। राज्यसभा की तुलना में ऐसे लिख लिया क्या आपने? ऐसे लिखो, संयुक्त बैठक को लेकर ऐसे निराश नहीं होते है ना, हमें बहुत आगे जाना है। संयुक्त बैठक को लेकर राज्यसभा की तुलना में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की स्थिति सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ होती है क्योंकि लिखना, क्योंकि साधारण विधेयक को लेकर साधारण विधेयक को लेकर जब संयुक्त बैठक साधारण विधेयक को लेकर जब संयुक्त बैठक ली जाती है,
साधारण विधेयक को लेकर जब संयुक्त बैठक ली जाती है तब लोकसभा संख्या बल में राज्यसभा से दोगुण से भी संख्या बल में राज्यसभा से दोगुनों से भी ज़्यादा संख्या रखता है, इसलिए विधेयक लोकसभा के अनुरूप ही पारित हो जाता है। नेक्स्ट स्टार लगा के लिखो। इस प्रकार विधि निर्माण में राज्यसभा केवल देरी करने वाला या पुनर्विचार करने वाला सदन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका की यदि बात की जाए तो कार्यपालिका में कौन होते हैं? कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो कार्यपालिका का काम क्या होता है? हाँ, कार्यपालिका का निर्माण संसद के गर्भ से ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब संसद से निकलती है कार्यपालिका, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो स्थायी होती है, अस्थायी होती है। हमें तो ज़्यादातर ऐसा ही ध्यान रखना है कि अस्थायी जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री, साथ साथ राष्ट्रपति होते हैं, महान्यायवादी भी आ जाता है उसके तहत। तो वो सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो संसद ने कानून बनाया है, कानून का निर्माण हुआ है। इधर देखो बेटा, अरे उसके मुंह की तरफ क्या देख रहा है? इधर देख ले, देखा नहीं है क्या उसको? मेरे से पूछ ले। क्या लाजवाब डिस्कशन चल रही है तुम्हारी है? हाँ, तो सामने देख रहा था, तो उसको तूने घेर रखा था, उसकी नज़र तेरे से हट ही नहीं रही थी, है? चलो कोई ना, ध्यान रखा करो। हम बात करें थे कार्यपालिका शक्ति की। होता है कई बार क्लास के अंदर हो तो क्लास में थोड़ा ध्यान रखा करो कि तुम जिंदा हो, है ना। और इतनी कोई बोरिंग क्लास थोड़ी चल रही है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो आए हो तुम, उसके बावजूद भी तुम कहीं और खोए हुए हो, हैं? नींद में नहीं रहना। आज का युवा इस प्रकार से एक्टिविटी करेगा और तुम्हें आगे जिस जगह पे पहुंचाया जा रहा है ना, जिस भी जगह के लिए तुम बने हो, तो काफ़ी उम्मीद है उन लोगों को आपसे, तुम्हारे घर वालों को भी उम्मीद है। तो उस लेवल का पहले सोचो, है ना। फिर वहाँ जाओगे तो उस लेवल का वहाँ भी काम करना, जिस चीज़ के लिए तुम्हें बनाया जा रहा है। प्यार क्यों किया जा रहा है? भारत का भविष्य हो तुम, तुम्हारे हाथों में सब कुछ, डुबो दोगे तुम तो ऐसे, हैं? विधायी शक्ति की बात कर ली, कानून बन चुका है, हम कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे।
अभी ये हाल है ना, तो इसका मतलब बाद में पता नहीं क्या हाल होता है, जब मैं नहीं हूँ वहां पे तो फिर तो हाल बेहाल है। इसका मतलब अभी मैं, मेरे सामने ऐसी एक्टिविटी हो रही है, पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे पता नहीं क्या हो रहा है। कार्यपालिका शक्ति की बात कर लेते हैं। कार्यपालिका शक्ति में लोकसभा की स्थिति कैसी होती है? मंत्री परिषद जो होती है ना, मंत्री परिषद, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कार्यपालिका का काम क्या होता है। संसद द्वारा बनाई गई जो विधि है उसको लागू करने का, लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। अच्छा, कार्यपालिका जो लागू करेगी, पहली कंडीशन तो ये है कि कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है। उत्तरदायी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ सामूहिक रूप से उत्तरदायी कह सकते हैं हम। यदि कोई भी जवाबदेहिता होती है मंत्री परिषद के, एक मतलब ये कह सकते हैं मंत्री परिषद के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा का क्या होगा? विघटन हो जाएगा। अरे बात समझे, मतलब लोकसभा विघटन ही कह सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा इसका मतलब सरकार गिर जाएगी, किसी और को मौका दिया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। एकदम से भंग नहीं कह सकते कि भंग हो गई। कोई और पार्टी है अगर मेजोरिटी रखती है तो इसका मतलब वो अपनी सरकार बना सकती है। अरे बात समझ में, भंग होने का मतलब क्या होता है? नए चुनाव करवाना। जब भंग हो जाती है ना लोकसभा तो फिर तो नए चुनाव होते हैं। नए चुनाव मतलब नए सिरे से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान में रखना। पर कार्यपालिका शक्ति सामूहिक रूप से क्या होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? क्यों? आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, न कि राज्यसभा। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। केवल और केवल राज्यसभा क्या कर सकता है? जो मंत्री होते हैं ना उन मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया कहाँ जाता है? लोकसभा के अंदर। तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके लिए होती है? लोकसभा के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए लिखिए, कार्यपालिका शक्ति में लिखो, लिखो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है या किया जा सकता है। लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इधर लिखो, राज्यसभा की स्थिति कैसी होती है? लोकसभा की तुलना में कमजोर होती है। देखो जरा, कार्यपालिका शक्ति जो होती है, यदि हम राज्यसभा की बात करें तो कमजोर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया जाता है ना, और ना ही कार्यपालिका जो होती है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मंत्री जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है ना। चलिए लिखिए, कार्यपालिका शक्ति राज्यसभा में लिखो। देखो कार्यपालिका के क्षेत्र में, कार्यपालिका के क्षेत्र में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में, लोकसभा की तुलना में कमजोर होती है।
क्योंकि कार्यपालिका राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तथा ना ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में लाया जाता है। तथा इसके आगे लिखना, तथा राज्यसभा केवल क्या कर सकती है? प्रश्न पूछ सकती है। तो लिखना, तथा राज्यसभा तो केवल मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। आंसर दे ना दे वो उनकी डिपेंड करता है उन पे, ठीक है। उत्तरदायी नहीं है इसका मतलब। अच्छा, ये अविश्वास प्रस्ताव समझ आता है तुम्हें? क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? किसी बच्चे को पता है? हाँ। हम्म 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 बहुमत होता है सरकार में, तभी सरकार बनी रहती है। बहुमत आपको पता है कितना है अभी? कितना बहुमत है? 543 का आधी से 1 प्लस कर लो तुम, है ना? 272 होता है। 272 सीटें हैं, इसका मतलब पूर्ण बहुमत है, वो सरकार बनी रहेगी। यदि 272, अभी आपने देखा अभी जो सरकार बनी है मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो ये जो सरकार बनी है किस प्रकार की है? गठबंधन की सरकार है वैसे, क्योंकि पूर्ण बहुमत तो मोदी को नहीं है ना। इस वजह से देखा जाए तो इन्होंने क्या किया, बाकी जो जितने भी लोग थे उनको भी अपने साथ मिलाया और पूरा मतलब बहुमत सिद्ध किया उन्होंने। ऐसा ही हुआ था। अच्छा, लगे कि कुछ जो जिनको मिलाया है वो लोग किसी और तरफ उनका झुकाव हो चुका है, इस आधार पे क्या किया जा सकता है? झुकाव हो गया, इसका मतलब विपक्ष क्या कहेगा कि इनके पास बहुमत नहीं है, वो डायरेक्ट क्या लाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, ये अविश्वास प्रस्ताव जब चुनाव हुआ था उससे पहले भी आया था, अगर थोड़ा पता हो तो आपको। वो तो पास नहीं हुआ क्योंकि बहुमत था, है ना, बीजेपी के पास। तो ये कंडीशन है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा यदि उस कंडीशन में विश्वास मत या फिर हम ये कह सकते हैं बहुमत सिद्ध नहीं हो पाया, तो सरकार क्या हो जाती है? गिर जाती है। हमारी बात समझ में? ये चीज रहती है। और एक अविश्वास होता है, एक विश्वास प्रस्ताव भी होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेके आता है, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? जिसकी सरकार होती है ना। विश्वास प्रस्ताव वही लाएगा। जैसे कि हम उस पर कुछ संदेह करते हैं कि अच्छा नहीं आपके पास बहुमत नहीं है, तो वो फिर बोलता है कि नहीं है, तो हम बताते हैं आपको, हम विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, लेके आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास विश्वास पूरा है, मतलब बहुमत है, इसका मतलब तो सिद्ध हो जाता है, तो उनकी सरकार बनी रहती है। यदि विश्वास प्रस्ताव लेके आए और बाई चांस एक आधा घट गया तो सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब। ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुछ कंडीशन है, थोड़ा ध्यान में। अच्छा, एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, हमने साधारण विधेयक को लेकर के बात की थी कि अच्छा साधारण विधेयक और संविधान संशोधन में अंतर होता है ना। मान लो कि लोकसभा के अंदर कोई विधेयक लेके आए और वो पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? कि उनके पास बहुमत नहीं है, ऐसा समझा जाएगा। भाई जब बहुमत नहीं है तभी तो पास नहीं हुआ, बहुमत नहीं है तो पास नहीं हुआ, पास नहीं है इसका मतलब सरकार गिरने को है। तो एक तो ये नैतिकता बनती है कि उनको अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए फिर, क्योंकि उनके पास है नहीं बहुमत। अच्छा, वो नहीं करते ऐसा, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ऐसी कंडीशन होती है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो सरकार कैसे बनती है, थोड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे वित्तीय स्थिति की। वित्तीय स्थिति की यदि बात की जाए तो धन विधेयक नाम सुना आपने? धन विधेयक को लेकर के सबसे पहले धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में धन विधेयक को मतलब यदि बात करें तो धन विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रकार की बात को डिक्लेयर करने का काम जो करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है।
अच्छा, धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आता है, पहले सहमति ले ली जाती है, उसके बाद में वो लोकसभा में आएगा। लोकसभा में जल्दी से उसको पास करवाना होता है, इसलिए राज्यसभा के पास टाइम कम ही दिया जाता है, केवल वो 14 दिन तक रोक सकता है, उसके पास और एक्स्ट्रा कोई भी मतलब शक्ति नहीं है उसके पास, राज्यसभा के पास। वो 14 दिन तक सिफारिश के लिए रोक सकता है। यदि 14 दिन बीत गए उसके बाद में क्या होगा, लोकसभा के अनुरूप ही पास हो जाएगा, जैसे लोकसभा चाहती है वैसे पास हो जाएगा। इसका मतलब राज्यसभा की इसमें केवल और केवल 14 दिन की शक्ति है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या लोकसभा या राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? इसको लेकर के संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल और केवल किसमें है? साधारण। आगे हम संविधान संशोधन भी पढ़ेंगे तो वहां भी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान निम्न में से है? धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, है ना, वित्त विधेयक दे दिया एक, तो इसमें से आपको देखना है तो कौन सा बताओगे? साधारण विधेयक। वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 117 में दे रखा है, व्यापक है वो, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन धन विधेयक जो होता है वित्त विधेयक का हिस्सा ही मान सकते हैं हम। धन विधेयक एक वित्त विधेयक हो सकता है, सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। ये थोड़ा आपको आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। तो क्या लिखेंगे अब? हेडिंग लगा लो, वित्त विधेयक। क्या हुआ? ये समझ आई ना बात? कार्यपालिका शक्ति। घर जाके पढ़ते हो क्या तुम? अभी आरएएस की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है नेक्स्ट संडे से, है ना, पहला टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट और उस शेड्यूल पे बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है, बहुत शानदार तरीके से। और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप उस टेस्ट को जरूर दें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और वास्तव में अगर उस टेस्ट को देते हो तो सीरीज जो लगातार आप बीच में एक भी अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ते तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन बहुत रिपीट होंगे उसके अंदर। आरएस प्री की बात कर रहा हूँ। और बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छे से जो वेटेज होता है जिस प्रकार का सब्जेक्ट का, और उसी हिसाब से हमने उसको सेट किया है ना। बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर, तो सभी बच्चे कोशिश करना और आगे भी बताना कि अच्छा कोई आरएस प्री की तैयारी कर रहा है तो इसका मतलब वो उस टेस्ट को जरूर लगाए, ठीक है। करना है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। वित्तीय शक्ति, टाइम बढ़ा क्या? दोनों में लिख लो। टाइम नहीं है तो थोड़ा रिवीजन कर देते हैं जो पहले पढ़ा है, टाइम ही हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अच्छे से इनको कवर करके आना तुम सारी चीज़ों को, ठीक है।